नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 6 मार्च। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। एक बार मैं आपको पीडीएफ स्क्रॉल कर देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पे ट्रेड वार के बारे में बात किया गया इस आर्टिकल में। उससे जुड़ा हुआ प्रश्न मेंस में ये पूछेगा आपसे, पीटीएम में पूछेगा। यहाँ देख लीजिएगा, तमिलनाडु को कुछ प्रॉब्लम है केंद्र से, उसको लेकर, केंद्र राज्य संबंध को लेकर। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन है परिसीमन आयोग को लेकर, क्वेश्चन पूछा गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 5,000 अरब डॉलर की इकोनॉमी बन जाए हमारा। तो उसके लिए भारत सरकार क्या प्रयास करेगी, ठीक है, और क्या चैलेंजेस है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे नीचे मैंने लगा दिया, पूरा लिख भी दिया है, आंसर फ्रेम कर दिया है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो समझने में, पढ़ने में। अब आते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात किया गया आज आर्टिकल में। इसमें इग्नू का इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में बात किया गया है। तो आइए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर देख लीजिए। उसका क्वेश्चन है ये, और इसके पीछे ये आंसर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे जो तमिलनाडु और दक्षिण के राज्य को जो प्रॉब्लम है केंद्र से, लैंग्वेज को लेकर, फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, परिसीमन को लेकर, उस पर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, रशिया यूक्रेन के बारे में भी इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो उसका संकट के बारे में बात करेंगे कि इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्या चैलेंजेस है। और ये मैंने मैप भी लगा दिया ताकि आपको पढ़ने में, समझने में दिक्कत ना हो। फिर देखिए, आधुनिक विकास के नाम पर जो पर्यावरण के साथ हम तहस नहस कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं ना, उसका क्या नुकसान हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न जो पूछा जा सकता है, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाना एक चुनौती है, इसका विश्लेषण करें और उपाय सुझाएं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये चीज देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे बात करेंगे ट्रेड वार के बारे में, बात कर लेते हैं। फिर एआई के बारे में क्वेश्चन यहाँ पर है, क्योंकि एआई बहुत न्यूज में चल रहा है अभी। फिर भारत का निर्यात को लेकर भी क्या चैलेंजेस है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ट्रेड वार के बारे में बात करेंगे और इसका एफडीआई पे क्या प्रभाव पड़ेगा। G20 ब्रिक्स में भारत का जो सॉफ्ट पावर है उसकी क्या भूमिका है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, पेशेंस रखिएगा, सब कुछ धीरे धीरे यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। और आप लोग अपना फीडबैक जो दे रहे हैं ना, कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे रहे हैं, तो आप ही लोग बताइएगा क्या ये सही है, क्या ये बैलेंस अप्रोच है। ठीक है, और जो हम अभी 2-3 दिन से, मतलब आज से कल से जो है ना, टेलीग्राम पे वहाँ पे वोटिंग करवाते हैं, पोल करवाते हैं, तो आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। इससे मुझे लगेगा कि चलो लोग इंटरेस्टेड है। हमारे जो टेलीग्राम चैनल में लगभग 112 या 111 लोग हैं, और वोटिंग कितना कर रहे हैं, महज 10 से ज्यादा, 10, 12, 15 लोग। ये क्या है, चलिए। और एक और इंपॉर्टेंट न्यूज कि मेंस को लेकर जो है ना, जीएस हो, करंट के टॉपिक हो, या निबंध की पेपर वाले हो, जो जीएस, जो बीपीसी मेंस दे रहे हैं इस बार 70 का, और जो यूपीपीसीएस का मेंस दे रहे हैं, उनके लिए जीएस का और निबंध का डेली वीडियो हम लोग डाल रहे हैं। ठीक है, 2 वीडियो हमने डाला है, आप लोग जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ वहाँ पे, बीपीएससी 70 करके मेंस लिखा हुआ वहाँ पे। तो 2 वीडियो मैंने वहाँ पे निबंध को लेकर डाला है, और आज प्रयास करूंगा कि आज एक वीडियो में डाल दूं। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं जरूर करूंगा। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा, बहुत लाभ होगा आपको। अब आते हैं आज का न्यूज़पेपर में, ये आर्टिकल है, ट्रंप ने कहा भारत बहुत ज्यादा वसूलता है हमसे टैरिफ, अब बारी है हमारी। ठीक है, अब हम भी वसूलेंगे। तो इससे क्या हो गया, ट्रेड वार का स्थिति बन गया। क्लियर है, हम लोग बात करेंगे ट्रेड वार को लेकर। लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट याद रखिएगा कि अभी हाल ही में भारत और अमेरिका ने एक समझौता किया था कि हम लोग का जो ट्रेड होगा ना, 500 अरब अरब डॉलर तक ले जाएंगे 2030 तक। ये डेटा याद रखिएगा, ये आपको फीड करने का काम आएगा मेंस में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ट्रेड वार क्या होता है और भारत पे क्या इसका इम्पैक्ट है। तो देखिए, दो या दो से अधिक देश जब एक दूसरे के व्यापार पर टैरिफ लगाते हैं या प्रतिबंध लगाते हैं, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, ट्रेड वार बोलते हैं। इससे क्या होता है, आयात और निर्यात जो है ना, महंगे हो जाते हैं। भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप देख लो, निर्यात पे भारत का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच में जो विवाद चल रहा है ना, उससे भारत भी प्रभावित होगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है। अगर एक देश में घटना घटता है तो दूसरा देश में इम्पैक्ट पड़ना जरूरी है। महंगे आयात हो जाएंगे, कच्चे माल जो तकनीक है जो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं वो महंगा पड़ जाएगा, वो महंगा हो जाएगा। मुद्रास्फीति की अगर हम बात करें तो वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वस्तु की कीमत बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। रोजगार पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो फिर लोग रोजगार देंगे कैसे। निवेश में गिरावट, विदेशी निवेश में भी घट सकता है। फायदा क्या होगा, स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है, मेक इन इंडिया जैसी पहल को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि जब हम बाहर से मंगा ही नहीं रहे हैं और हमारे देश में उसका मांग है, तो हमको खुद प्रोडक्शन करना होगा ना। क्योंकि आप कोविड-19 का एग्जांपल ले सकते हैं, जब सैनिटरी हो गया, फिर क्या बोलते हैं उसको, पीपी किट है ना, सैनिटाइजर, ये सब का प्रोडक्शन भारत खुद करने लगा, क्योंकि बाहर से आना बंद हो गया था। तो उससे हमारा जो
लोकल जो इंडस्ट्री था उसको प्रमोट मिला। ये चीज को आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेड वार को लेकर यही प्रश्न पूछेगा आप लोगों को, पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो। अब देखिए तमिलनाडु जो है ना 1 महीना से न्यूज में आ रहा है, इसको प्रॉब्लम है, 3 चीज को लेकर प्रॉब्लम है। ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्योंकि अब जो है ना इलेक्शन होने वाला वहां पे, तो इनको मुद्दा चाहिए। तो ये केंद्र पे बार बार आरोप लगा रहे हैं कि वो जो है ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 वाला है, केंद्र सरकार बोली यहाँ पे 3 लैंग्वेज मॉडल है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि 2 लैंग्वेज वाला को ही हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, पहला मुद्दा। परिसीमन आयोग को इनको शिकायत है कि उससे हमारा जो प्रतिनिधि है केंद्र में लोकसभा में वो घट जाएगा। थर्ड क्या है? हिंदी लैंग्वेज को लेकर ये लोग चाह रहे हैं कि हिंदी को हम प्रमोट नहीं करेंगे अपने साउथ में, अपने तमिलनाडु में। ठीक है, ये हो गया, ध्यान रखिएगा। इनको लगता है कि संघवाद को ये खतरा है, संघवाद के लिए सब खतरा है, लेकिन इनको भी समझना होगा ना कि दक्षिण की जो राज्य भारत का हिस्सा है, अभिन्न अंग है, और यूनिटी बनाने के लिए केंद्र का निर्णयों को लागू करने के लिए आपका भी कर्तव्य है यहाँ पे, ताकि सौहार्द और संघवाद बना रहे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? परिसीमन आयोग को लेकर। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन है यूपीएससी में पूछा गया, यूपीपीसीएस में पूछा गया ये सब। परिसीमन आयोग की भूमिका और उसके कार्य, भूमिका और उसके कार्य का विश्लेषण करना है आपको, और भारत में परिसीमन प्रक्रिया के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करना है। तो देखिए यहाँ पे परिसीमन आयोग की भूमिका चुनौती देखते हैं। यहाँ पे भूमिका क्या है उसका? निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना, उसका काम भी है, उसका भूमिका भी हो गया। परिसीमन का क्या होता है? जो निर्वाचन क्षेत्र होता है ना उसका निर्धारण करना, जनसंख्या के आधार पर संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को तय करना। ठीक, प्रतिनिधि का संतुलन करना, विभिन्न राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुसार उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना, यह परिसीमन आयोग का काम होता है। आरक्षण का निर्धारण, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण तय करना, यह परिसीमन का काम होता है। तो आरक्षण को लेकर, प्रतिनिधित्व संतुलन को लेकर, आरक्षण को निर्धारण को लेकर, और यहाँ पे निर्वाचन लेकर, ये इसके कार्य और भूमिका हो गए परिसीमन का। चैलेंजेस क्या है भारत के सामने? देखिए जनसंख्या असंतुलन, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। राज्यों के बीच सीटों के असमान वितरण की आशंका है, जनसंख्या असंतुलन, इसी को लेकर तमिलनाडु जो है यहाँ पे आरोप लगा रहा है, यहाँ पे विवाद हो रहा है परिसीमन को लेकर, क्योंकि वहां पे जनसंख्या कम गया है, क्योंकि उन्होंने जो सामाजिक कल्याण जो योजनाएं था ना उसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया। ठीक है, तो उनका जनसंख्या कंट्रोल हुआ। अब उनको जो है लोकसभा में प्रतिनिधि कम होने का डर सता रहा है। राजनीतिक विवाद क्या हो गया? क्योंकि तमिलनाडु में अभी इलेक्शन है, तो क्षेत्रीय मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं वो। कुछ राज्यों को नुकसान और कुछ राज्यों को लाभ होने का डर है। ठीक है, राजनीतिक विवाद हो गया। संवैधानिक मुद्दे क्या है? संघवाद और प्रतिनिधित्व के संतुलन को बनाए रखना, ये संवैधानिक मुद्दे हैं। सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्रीय पहचान और प्रतिनिधित्व की जटिलता, ये भी ना बहुत बड़ा चैलेंजेस है, जो कि आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं। ठीक है, और ये पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर ज्वाइन हो लीजिएगा। कोई पैसा नहीं देना आपको, बिल्कुल फ्री है। हाँ, अगर आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो जैसे ही हम उसको देखेंगे, शायद मुझे समय लग जाता है क्योंकि मैं बार बार जो है कुछ और भी काम करना पड़ता है मुझे। ठीक है, तो जब भी मैं देखूंगा एक्सेप्ट कर लूंगा, तो आप लोग निश्चिंत रहें। हम लोग फिर बात करेंगे यहाँ पे, प्रधानमंत्री जी जो है ना हमारे इकोनॉमी को 5,000 अरब डॉलर वाला अर्थव्यवस्था बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए भारत के सामने क्या चैलेंजेस है और भारत इसके लिए क्या प्रयास कर रहा है, यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो आप लोग डरिए नहीं, क्वेश्चन भी दिखाएंगे भी आपको, और उसका आंसर भी मैंने फ्रेम कर दिया है, ताकि आप लोग एकदम सहूलियत से पढ़े आराम से। ठीक है, ज्यादा भटकना ना पड़े करंट अफेयर के लिए, क्वेश्चन के लिए। और सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो 5,000 अमेरिकी डॉलर का जो हमको अर्थव्यवस्था बनाना है ना, तो उससे सभी हितधारा के जितने भी स्टॉक होल्डर है उनको, उनके बीच बातचीत चल रहा है। रोजगार को लेकर यहाँ पे कौशल पे बात हो रहा है कि हमको रोजगार बढ़ाना है ना, तो हमको स्किल पे काम करना होगा, माफ कीजिएगा। फिर यहाँ पे है इनोवेशन पे काम करना होगा हमको। ठीक है, इनोवेशन पे हमको इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो ये सब चीज प्रयास है। अब आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, या आगे पूछा जाएगा ये वाला। 5,000 अरब अर्थव्यवस्था को बनाना है, तो भारत के सामने क्या चुनौती है और भारत क्या प्रयास कर रहा है? चुनौती देखिए, विकास दर को उच्च रखना होगा। जो हमारा जीडीपी वृद्धि दर है ना 6.4 है, हमको चाहिए 6.8, माफ कीजिएगा 7.8% का चाहिए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। रोजगार, युवाओं के लिए पर्याप्त जो नौकरी है ना उसका सृजन करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो युवा है ना वो स्किल है ही नहीं, तो हमको पहले स्किल पे काम करना होगा। तो रोजगार बहुत बड़ा चैलेंजेस है। विनिर्माण और निर्यात, मेक इन इंडिया जो है ना, यहाँ पे हमको उसको बढ़ावा देना होगा, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए ना वो हमारे पास नहीं है, संसाधन अभाव पड़ जाता है यहाँ पे। अब आइए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर,
परिवहन, ऊर्जा और डिजिटल संरक्षण का विकास अभी जो है ना राह पे चल रहा है, अभी डेवलप नहीं हुए हम लोग को इस पे काम करना होगा अभी। वैश्विक अनिश्चितता, आपने रसिया यूक्रेन वार देख रहा है, ईरान और हमास का युद्ध देख रहा है आपने, चाइना और आपका ये क्या नाम है अमेरिका का जो ट्रेड वार है वो देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, भू राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो रहा है। तो भारत के पास ये चैलेंजेस है, भारत को प्रयास क्या कर रहा है देख लीजिए। प्रयास में आपको क्या लिखना है, ये लिखना है, आत्मनिर्भर भारत योजना ने भारत ने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर भारत योजना। इससे क्या होगा, जो घरेलू उत्पादन है ना उसको प्रोत्साहन मिलेगा। पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, ये है ना स्कीम, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में भी पूछा गया है। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देगा, देगा ना। ग्रीन एनर्जी निवेश, सतत विकास के लिए हमको जो है ना ग्रीन एनर्जी निवेश का प्रयास किया जा रहा है भारत के द्वारा। फिर डिजिटल इंडिया, ताकि तकनीकी नवाचार और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। थर्ड देखते हैं क्या टॉपिक है। अभी न्यूज़पेपर में आज ये था कि नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020 वाला, उसको लागू करने में ना इग्नू का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, देखते हैं क्या करता है। देखिए इग्नू जो है ना, आपको पता है ना कोरस्पोंडेंशन जो मतलब दूरस्थ जो शिक्षा होता है उसके लिए इग्नू में यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग के लिए यहाँ पे इग्नू का हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे जो संस्था है। तो यहाँ पे जैसे कि जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र हो गए, जो कामकाजी वाले पेशेवर हो गए छात्र, जो जेल में कैदी हो गए या रक्षा कर्मी हो, उनके लिए जो ना अनुकूलित विविध कार्यक्रम पेश किया जा रहा है इग्नू की तरफ से। तो बहुत अच्छा प्रयास है ताकि सबको जो है ना एजुकेशन का एक्सेस मिल सके। ठीक, साथ ही आपको बताते जो हायर एजुकेशन में ना उसके एनरोलमेंट में जो इग्नू महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब आते हैं हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ये देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख प्रावधान के बारे में चर्चा करें और इससे भारत की जो शिक्षा प्रणाली है सुधार की दिशा में क्रांतिकारी कदम क्यों माना जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि इसे प्रावधान के बारे में चर्चा कर दीजिए और इसका इंपॉर्टेंस महत्व के बारे में चर्चा करना है आपको। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। आइए देखते हैं प्रावधान। स्कूली शिक्षा में परिवर्तन कैसे, 10+2 जो प्रणाली था ना उसके स्थान पे क्या आ गया, 5+3+3+4 मॉडल को अपनाया गया। तो ये इसके प्रावधान हो गया। मातृभाषा में देख लीजिए, मातृभाषा में शिक्षा दिया जा रहा है, जो प्राथमिक स्तर है ना 1 से 5 वाला, पर मातृभाषा में शिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। बहु विषयक शिक्षा, उच्च शिक्षा में लचीलापन लाया गया है और क्रेडिट बैंक प्रणाली, इसको बोलते हैं बहु विषयक शिक्षा। नई मूल्यांकन प्रणाली, रटने के बजाय ना व्यवहारिक ज्ञान पर जोर दिया गया है। ठीक है, रटने के बजाय व्यवहारिक ज्ञान। डिजिटल शिक्षा पे भी बात किया गया है, यहाँ पे ऑनलाइन और तकनीकी शिक्षा का विस्तार किया गया है। तो ये प्रावधान है, आपको ऐसे ही लिख देना है। फिर महत्व पे बात करते हैं यहाँ पे। देखिए ये समावेशी और आधुनिक शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। वैश्विक जो प्रतिस्पर्धा के अनुरूप कौशल विकास पे जोर देगा। ये शिक्षा में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देगा, बिल्कुल देगा। और आर्थिक विकास और यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत की महत्वपूर्ण कदम है। देखिए मैं यहाँ पे निष्कर्ष नहीं लिखा हूँ और भूमिका नहीं लिखा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम का बहुत अभाव हो रहा है। क्योंकि मुझे जो मैं पहले 9 से 9:30 बजे तक मैं पेपर को पूरा कंप्लीट अपलोड कर देता था, लेकिन मुझे कंटेंट क्रिएट करने में, ठीक है, टाइपिंग करने में बहुत समय लग जा रहा है, इसलिए 12 बज जा रहे हैं। तो मेरा प्रयास है कि दिन ब दिन इसमें सुधार हो और आपको अच्छा कंटेंट मिले, अगर जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं। अब आते हैं यहाँ पे तमिलनाडु वाला प्रॉब्लम, क्योंकि इनको परिसीमन के मुद्दे को लेकर यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम है। हिंदी लैंग्वेज को लेकर यहाँ पे प्रॉब्लम है इनको। इनको लगता है कि ये हमारा संघीय ढांचे को खराब कर देगा। ठीक है, और तो यहाँ पे इस तरह के प्रयास क्यों किए जा रहे हैं तमिलनाडु की तरफ से। बाकी दक्षिण के राज्य यहाँ पे एक्टिव इतना क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन है तमिलनाडु में ना, इसलिए जो रीजनल जो मुद्दे है ना उसको उठाने की कोशिश किया जा रहा है, उसको सुलगाने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन हमें जो है ना नेचुरल होके, हमें जो बैलेंस होके चीजों को पढ़ना है, समझना है। तो आइए यहाँ पे शायद क्वेश्चन मैंने लिया होगा, नहीं लिया, कोई बात नहीं। अब आते हैं हम लोग युद्ध के बारे में। रसिया यूक्रेन जो संकट है ना, इससे पूरा वैश्विक झेल रहा है इसको। ठीक है, क्योंकि सप्लाई चेन प्रभावित हो रहा है, अस्थिरता बना हुआ है। अमेरिका जो सपोर्ट कर रहा था किसको, यूक्रेन को, सैन्य सहायता देके और पैसा देके, अब उसने जो है ना अस्थायी रूप से रोक लगा दिया है। लेकिन यूक्रेन के साथ जो है यूरोपियन यूनियन वाले लोग खड़े हो गए, लेकिन वो लोग खुद संकट से जूझ रहे हैं, तो कैसे हेल्प करेंगे। ठीक है, और अमेरिका बोल रहा है कि हम 350 जो बिलियन डॉलर जो खर्चा किए हैं ना किस पे, यूक्रेन पे,
सब वसूलेंगे हम। तो कैसे वसूलेगा? खनिज समझौता करके, क्योंकि यूक्रेन में खनिज बहुत ज्यादा है। अरे देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प जो ना एक बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन लोग जो है ना, जो रहते हैं, वो लोग कभी युद्ध पे विश्वास नहीं करते हैं। वो लोग देखते हैं कि किससे जो है ना हमारे जो हित है, जो राष्ट्रीय हित है, उसको फुलफिल किया जा सके। उनको लग रहा है कि हम रशिया के साथ समझौता करके हम अपने फुलफिल कर सकते हैं डिमांड को, तो करेंगे ये, ठीक है। तो कुल मिलाकर यही चीजें। अब आते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन पूछेगा। ये देखिए, रूस यूक्रेन जो युद्ध से उत्पन्न ऊर्जा संकट के बीच भारत की ऊर्जा जो सुरक्षा चुनौती है, नीतियों का मूल्यांकन करे। क्यों? देखिए, भारत जो है ना अपने 87% जो ऊर्जा है ना उसको बाहर से इंपोर्ट करता है। तो किसी देश पे निर्भरता इतना सही नहीं है। भारत को जो है ना अपना ऊर्जा जरूरतों को खुद करना होगा पूरा। आप देख रहे हैं ना, जैसे कि यूक्रेन अमेरिका से सपोर्ट ले रहा था युद्ध में, अब देखा कि अब ये सपोर्टें बंद कर दिया। अब यूक्रेन लड़ेगा कैसे फिर अपने अस्तित्व के लिए? यूरोपियन यूनियन पास उतना फंड ही नहीं है, उतना आर्थिक सहायता ही नहीं है जो उसको हेल्प करेगा। यहाँ तक कि जो नाटो का जो प्रमुख है ना, सीईओ, उसने कहा यूक्रेन को कि आप जो है ना नया रास्ता खोजिए, ताकि आपका संबंध जो है ना अमेरिका से सुधर जाए। तो किसी पर डिपेंडेंट हो कि हम युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। अगर हमको मजबूत बनना है ना, तो खुद के बदौलत, खुद के शक्तियों पे बनना होगा। अब भारत इस दिशा में प्रयास कर रहा है। आइए देखते हैं चुनौती क्या है भारत के सामने ऊर्जा संकट को लेकर। तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि। अब देख रहे हैं ना, तेल और गैस की कीमत में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो इससे आपूर्ति बाधित होने से महंगाई बढ़ जाएगा। अब तेल और गैस का कीमत बढ़ रहा है। क्यों हो रहा है? बढ़ रहा है क्योंकि आपूर्ति बाधित हो रहा है। जो यूक्रेन और रशिया लोग सप्लाई करता था, वहां से हो ही नहीं रहा। कोयले की बढ़ती मांग, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता। अब कोयला का मांग बढ़ रहा है, और ये फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल है मतलब लिमिटेड सोर्स है, और डिमांड बढ़ रहा है, तो हमको वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ चलना होगा ना। ये भी चैलेंजेस है। भू राजनीतिक दबाव। देखिए, पश्चिमी देशों के रूस पर जब प्रतिबंध लगा दिया ना, तो भारत भी प्रभाव पड़ गया, क्योंकि भारत और रशिया का अपना ट्रेड चलता था, इससे भी इफेक्ट हो गया। फिर देखते हैं नीतियां और प्रयास। भारत सरकार ने क्या प्रयास किया है? रूस से रियायती कच्चे तेल का आयात किया है, जिससे ऊर्जा लागत को कम करने के लिए। अब भारत जो है ना रूस से जो है कम कीमतों पर कच्चे तेल को इंपोर्ट कर रहा था, लेकिन इससे जो है ना अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्री वाले लोग है ना, भारत पे आरोप लगा रहा है कि वो सपोर्ट कर रहा है रशिया को। नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देना होगा हमको। हमको सौर प्रणाली पे, अपना पवन ऊर्जा पे, हमें ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करना होगा। आत्मनिर्भर भारत मिशन पे हमको काम करना होगा। घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा देना होगा। विविधीकरण, मध्य एशिया और अमेरिका से ऊर्जा स्रोतों की खोज करना होगा। तो ऐसे प्रयास करना होगा। और यहाँ पर मैप भी दिखा दीजिएगा, यूक्रेन है ये। यूक्रेन से कौन कौन सा देश टच करता है? रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, ठीक है। और ये क्रीमिया जो है ना, रूस का पहले पार्ट होता था, लेकिन 2014 में रशिया ने इस पर कंट्रोल कर लिया। नेक्स्ट मूव पर है, यहाँ पर देखिए, आधुनिक विकास के नाम पर जो हम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं ना, उसी को लेकर ये आर्टिकल दिया हुआ है। आपको बता दें, सड़क, रेल लाइन, नहर बनाने के नाम पर, विद्युत परियोजना बनाने के नाम पर हम हिमालय के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ठीक है। जो इसे हम देख रहे हैं, ड्रिलिंग वगैरह कर रहे हैं, सुरंग बना रहे हैं और पूरा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो सही नहीं है, ठीक है। और फिर यहाँ पे और लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या कुछ खास था। तो इससे क्या होगा? विस्थापन देखने को मिल रहा है, जो ग्रामीण विकास वो बाधित हो रहा है, जान माल का नुकसान हो रहा है, वहां पे हो रहा है ना। तो भारत सरकार ने जल संकट को दूर करने के लिए दो प्रयास किए हैं, एक तो नदी जोड़ो योजना और जल जीवन मिशन, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे कोटेशन याद रखिएगा, वो गांधी जी वाला, जो हम बहुत दिन से डिस्कस कर रहे थे आपके साथ, कि पृथ्वी पर जो संसाधन है वो मनुष्यों की जरूरत करने के लिए काफी है, इनफ है, बट लालच को नहीं। और ये जो गतिविधियां जो दिख रहा है ना आपको, ये लालच को ही इंडिकेशन कर रहा है। तो जब भी पर्यावरण से प्रश्न आए, आर्थिक विकास और पर्यावरण के संतुलन को प्रश्न है, आप ये कोटेशन को यूज करेंगे। आइए प्रश्न देख लेते हैं, जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाना एक चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। अभी आप घटना देखें ना, ये वाला ऊपर में, इस कथन का विश्लेषण करें और सतत विकास के लिए आवश्यक उपाय सुझाएं। तो हमको यहाँ पे चैलेंजेस पे बात करना है, क्या चुनौती हो रहा है कि हम लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे, और हमको उपाय बताना है कि आगे क्या करना है। तो आइए देख लेते हैं। औद्योगिक और प्रदूषण, औद्योगिकरण और प्रदूषण। हम लोग इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? प्रदूषण बढ़ रहा है। तो औद्योगिक गतिविधियों से जो हमारा वायु है, जो हमारा जल है, हमारा भूमि है, क्या हो रहा है? प्रदूषण बढ़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है। औद्योगिकरण को तो हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन जो हमारा पर्यावरण को नुकसान हो रहा है वो कहाँ है? वनों की कटाई। हम लोग रोड सड़क बनाने के लिए वन को तो काट दे रहे हैं, लाखों लाखों पेड़ काट दे रहे हैं।
और जिससे शहरीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है, लेकिन हमारा जैव विविधता उसका क्या, वो तो मेरा खत्म हो रहा है ना। जलवायु परिवर्तन देख लीजिए, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कर रहे हैं हम लोग, वाहनों को यहाँ प्रमोट कर रहे हैं, डीजल और पूरा पेट्रोल फूक दे रहे हैं एकदम वाहन पे, तो उससे जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तापमान में वृद्धि होके, उसका क्या, तो यही चैलेंजेस है। प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन, अब कोयला को इतना दोहन कर रहे हैं ना कि खत्म कर दे रहे हैं, तो फिर इससे क्या होगा, हमारा संसाधन नष्ट हो रहा है और हमें जो है ना सरवाइव करने के लिए संसाधन चाहिए ना, बैलेंस। तो ये सब चैलेंजेस हैं। समाधान क्या हो सकता है, समाधान पे बात करें हम लोग, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना होगा हमको, हमें जो है ना वैकल्पिक ऊर्जा, नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा पे काम करना होगा। संवहनीय शहरीकरण मतलब सस्टेनेबल, हमें अर्बनाइजेशन को प्रमोट करना होगा। ऐसा नहीं कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं और पर्यावरण को खत्म कर दे रहे हैं। हमें ग्रीन भवन पे काम करना होगा। हमें जो सार्वजनिक जो परिवहन है, जैसे कि मान लीजिए हमको ऑफिस जाना है, हमको किसी काम पे जाना है, हमारे पास बाइक है, हमारे पास कार है प्राइवेट वाला अपना पर्सनल, तो हम उसका यूज ना करके हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे। इससे क्या होगा, ईंधन का बचत होगा, और ईंधन का बचत होगा इसका मतलब क्या होगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग तेलों का जो इंपोर्ट कर रहे हैं ना, उसके लिए हमको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देना पड़ता है। तो देख रहे हैं ना कैसे चीजों को लिंक करना है। पर्यावरण कानूनों को सख्ती से पालन करना होगा, जो पर्यावरण कानून है उसको हम लोग सही से पालन करना होगा, ठीक है, ताकि हमारा जो प्रदूषण जो है ना नियंत्रण रह सके। आप यमुना का नदी का हालत देख लीजिए, कितना खराब हो गया ना, लेकिन जो वहाँ की गवर्नमेंट बनी है वो बेहतर काम कर रही है और उसके पुनः निर्माण पे काम कर रही है। वहां पे अब आरती हो गया, अब गंगा मैया को मतलब माँ का दर्जा दिया जा रहा है, उसका पूजा होगा, तो लोग उस पर गंदगी क्यों करेंगे, ठीक है। तो उस पर काम हो रहा है, बहुत अच्छा प्रयास है। अब आते हैं सर्कुलर इकोनॉमी पे, कचरे का पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग करना है। जो भी हमारे पास वेस्टेज है ना उसका रिसाइकिल करेंगे। आपने 3R कॉन्सेप्ट तो पढ़ा हुआ, क्या होगा, आर से रीयूज, एक आर से रिड्यूस और रिसाइकल, ठीक है, क्लास 4 या 5 में ये सब चीज आपने पढ़ा होगा, पढ़ा हुआ ना। तो ये चीज हमको प्रमोट करना है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे ट्रेड वार, और इस पे भारत का प्रभाव हम लोग देख चुके हैं इस पे, ठीक है। और क्या है, एआई, भारत में एआई को लेकर थोड़ा सा हम लोग एक एक डिस्कस कर लेते हैं ताकि रिवीजन भी हो जाए हमारा। देखिए आपको बताया था ना, दो या दूसरे से जो एक देश दूसरे से व्यापार करते हैं और जो व्यापार पे टैरिफ लगाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, उसी को ट्रेड वार बोलते हैं। भारत पे निर्यात को प्रभाव करेगा, महंगे आयात हो जाएंगे, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगा मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रोजगार पे जो संकट यहाँ पे गहराएगा, निवेश में हमारा गिर जाएगा, स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, ये सकारात्मक में आ जाएगा, ठीक। चलिए अब आते हैं भारत में एआई के उपयोग और इसकी चुनौती क्या है। तो एआई के उपयोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग कैसे करेंगे, बीमारियों को पहचानने में, दवा अनुसंधान में, रोबोटिक सर्जरी में करेंगे। शिक्षा में हम लोग कैसे एआई का यूज करेंगे यहाँ पे, तो स्मार्ट क्लासरूम, व्यक्तिगत लर्निंग। कृषि में कैसे यूज करेंगे, फसल निगरानी को लेकर, मौसम पूर्वानुमान को लेकर, स्मार्ट खेती को लेकर। शासन में कैसे यूज करेंगे, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, साइबर सुरक्षा पे हम लोग यूज करेंगे। वाणिज्य और उद्योग में कैसे यूज करेंगे, तो ऑटोमेशन को बढ़ावा देकर, ग्राहक सेवा को बढ़ावा देकर, डेटा विश्लेषण में हम लोग यूज करेंगे। चैलेंजेस क्या है, ऑटोमेशन से जो है ना नौकरियां प्रभावित होगी, जो पारंपरिक जो नौकरियां थी वो खत्म हो जाएगा, लेकिन नई तरह का जो नौकरी होगा ना उसका सृजन होगा। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एआई जो है ना पारंपरिक जो है ना नौकरियों को खत्म करेगा, लेकिन जो है ना नया जो रोजगार होगा ना उसका जनरेट करेगा। इतिहास गवाह है कि तकनीक जो है ना तकनीक जो है ना काम की प्रकृति को चेंज करता है, ना कि काम को, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। फिर यहाँ पे नैतिकता गोपनीयता का यहाँ पे जो है मसला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेटा सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा। तकनीकी अवसंरचना, अभी उच्च स्तरीय तकनीक और कौशल की कमी है। अभी भारत के पास आबादी तो है, लेकिन वो आबादी स्किल नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है एआई को अडॉप्ट करने में। न्यायिक और कानूनी पहले की अगर बात करें ना, तो एआई से जुड़े हुए जो कानून है ना वो अस्पष्ट है, सिर्फ आईटी 2000 वाला को ही हम लोग यूज कर रहे हैं अभी तक, अस्पष्ट कानून है। उच्च लागत, एआई के विकास में अधिक निवेश की जरूरत है, तो इससे लागत बढ़ जाता है। तो ये सब चैलेंजेस है, ठीक है। फिर देख लेते हैं हम लोग भारत के निर्यात क्षेत्र में स्थिति का विश्लेषण करें और चुनौती क्या है निर्यात को लेकर। देखिए भारत का कुल निर्यात जो है ना 770 अरब डॉलर 2022-23 का आंकड़ा है ये। प्रमुख निर्यात वस्तु है क्या, हमारा कृषि उत्पाद करते हैं हम लोग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट करते हैं, मशीनरी करते हैं, फार्मा एंड ड्रग्स, ठीक है,
रत्न एंड आभूषण का हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। सेवा क्षेत्र में अगर बात करें तो आईटी और बीपीओ जो है ना काफी तेजी से बढ़ रहा है। किन किन देशों को हम लोग करते हैं निर्यात, अमेरिका को, यूरोप को, यूएई को, चाइना को, ऐसी चीजों को लिखना है आपको। प्रमुख चैलेंजेस की अगर बात करें तो वैश्विक मंदी जिससे कि मांग में कमी हो जा रहा है, बहुत बड़ा चैलेंजेस है। ट्रेड वार और संरक्षणवाद, जो अमेरिका बोल रहा है ना, फर्स्ट अमेरिका नीति, मतलब फर्स्ट अमेरिका, उसके बाद ही कोई देश आएगा, तो ये संरक्षणवाद का एग्जाम्पल है। ट्रेड वार जो कि निर्यात पे प्रतिबंध लगा दे रहा है। लॉजिस्टिक लागत, आप देख रहे हैं ना, शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन कितना महंगा हो रहा है। रुपये में अस्थिरता, मुद्रा मूल्य घटने से व्यापार प्रभावित होता है। तकनीक और नवाचार की कमी, जिससे प्रतिस्पर्धा में हम लोग क्या होंगे, पीछे चले जाएंगे। अब देखते हैं हम लोग ट्रेड वार के कारण जो एफडीआई है और एफपीआई है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, ट्रेड वार तो हम लोग बता दिए, दो या दो से अधिक देशों के बीच जो है यहाँ पे टैरिफ या प्रतिबंध लगाए जाते हैं एक्सपोर्ट पे, तो उसको टैरिफ वार बोलते हैं। नए अवसर, देखिए एफडीआई की अगर बात करें ना, नए अवसर, कंपनियां चीन के बजाय क्या करेगा, भारत में निवेश बढ़ा सकती है। जैसे कि मान लीजिए अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वार चल रहा है, तो जो लोग चाइना में जो कर रहे थे इन्वेस्ट, अब वो कहाँ पे करेंगे, भारत में करेंगे। क्योंकि इन्वेस्टर जो चाइना में लगा के जो प्रोडक्शन कर रहे थे, लेकिन अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, महंगा कर दिया प्रोडक्ट, तो उसका कोई प्रोडक्ट खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। तो फिर वो लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे वहां पे, तो वो लोग इन्वेस्टर लोग कहाँ जाएंगे, अब भारत के पास। इसी को बोलते हैं चाइना प्लस वन नीति। उद्योगों को लाभ होगा क्योंकि विनिर्माण, टेक्नोलॉजी और फार्मा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अनिश्चितता, वैश्विक आर्थिक मंदी से निवेश धीमा हो सकता है, ये थोड़ा चैलेंजेस है। एफपीआई को लेकर देखिए, स्टॉक मार्केट पर असर पड़ रहा है। अभी आपने देखा ना कि लाखों रुपए जो है निकाले गए हैं स्टॉक मार्केट से, तो निवेश अस्थिर बाजार से पैसा निकाल सकते हैं। रुपये की अस्थिरता, ट्रेड वार से मूल्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कमजोर वैश्विक मांग से क्या होगा, बाजार में निवेशक का विश्वास घट जाएगा। टाइम कितना हो गया, 26 मिनट ना, अब जाएगा लंबा, ठीक है, क्योंकि अब विश्लेषण कर रहे हैं हम लोग चीजों को ना, तो समय लगेगा। अब हम लोग बात करेंगे सॉफ्ट पावर के बारे में। भारत का सॉफ्ट पावर की क्या भूमिका है G20 में, संयुक्त राष्ट्र में, ब्रिक्स में। शांति और कूटनीति के लिए हम लोग जो है ना यूज करेंगे। जैसे कि यूएनओ का जो शांति मिशन है, वैश्विक सहमति बनाने में सॉफ्ट पावर भारत यूज करेगा। सॉफ्ट पावर में क्या हो गया, खेल हो गया, डिप्लोमेटिक पावर हो गया, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर हम लोग का जो प्रवासी है, डायस्पोरा जिसको बोलते हैं, हमारे जो इंडियन लोग जो बाहर में रह के काम कर रहे हैं, वो भी हमारा सॉफ्ट पावर है। जो हमारा कल्चर है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, चार धर्मों का ओरिजिन तो हमारा भारत है। योग, योग और संस्कृति, यूएन ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, ये हमारा जो है ना सॉफ्ट पावर का ही एग्जाम्पल है। विकास और मानवाधिकार, एसडीजी लक्ष्यों को सक्रिय भागीदारी भारत जो निभा रहा है, एसडीजी को लेकर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर, ये क्या है, हमारा सॉफ्ट पावर है। अब बात करें यहाँ पे G20 में, तो वैश्विक नेतृत्व के रूप में जो है भारत यहाँ पे यूज करेगा अपना सॉफ्ट पावर को, क्योंकि 2023 में भारत ने G20 अध्यक्षता किया, और वसुधैव कुटुंबकम का जो आदर्श है, जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, जो दर्शन है, उस पर जोर दिया भारत ने। डिजिटल डिप्लोमेसी, यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत बढ़ा रहा है, तो ये क्या होगा, डिजिटल डिप्लोमेसी। ब्रिक्स में कैसे योगदान करेगा सॉफ्ट पावर के तहत, तो दक्षिण सहयोग को बढ़ाएगा। जो विकसित देश है, विकासशील देश है ना, उनकी आवाज बन के निकल रहा है भारत। संस्कृतिकरण, भारतीय शिक्षा, आयुर्वेद, व्यापार का यहाँ पे प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो हमने सारा चीज डिस्कस किया। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा, लेकिन अपना फीडबैक भी दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम बेहतर प्रयास कर सके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन, मेंस के लिए एक और वीडियो मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, शाम को जब भी मुझे एक वक्त मिल रहा है, उसमें जीएस निबंध की पेपर रहेंगे, उसमें बिहार से भी जुड़ा हुआ प्रश्न रहेगा, तो आप लोग देखिएगा उसको, मजा आएगा। ठीक है, धन्यवाद।